आज की कहानी असली पुष्पा की है, जिसने दक्षिण भारत के जंगलों में सालों राज्य किया, जिसके पीछे 2 राज्यों की स्पेशल टास्क फोर्स पड़ी थी। क्रूर इतना था कि वन अधिकारियों के सर से फुटबॉल खेलता था। हाथी दांतों की तस्करी के लिए करीब 2000 हाथियों के सिर पर गोली मार दी, जिसने हजारों टन चंदन की लकड़ियों की तस्करी की, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में हजारों करोड़ की थी। तमिलनाडु और कर्नाटक की स्पेशल टास्क फोर्स जिस दुर्दांत अपराधी को फ्लावर समझ रही थी, वह उनके लिए फायर साबित हो रहा था। 20 साल और करीब 200 करोड़ ऑपरेशन कुकुन में खर्च करने के बाद भी असली पुष्पा एसटीएफ की पहुंच से बाहर था। एक तरफ जहां दोनों राज्यों की एसटीएफ हर प्रयास कर रही थी असली पुष्पा को झुकाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ असली पुष्पा ठनक के साथ उन्हें कह रहा था, मैं झुकेगा नहीं साला। दोस्तों, आइए जानते हैं असली पुष्पा और भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मुन्नीस्वामी वीरप्पन के बारे में, जिसने पूरी दुनिया में अपराध का ऐसा डंका बजाया कि उसके मरने पर द गार्डियन न्यूज की हेडलाइन थी, डेथ ऑफ ए डिमॉन। 18 जनवरी 1952 को वीरप्पन का जन्म कर्नाटक के गोपीनाथम नामक गांव में एक चरवाहा परिवार में हुआ था। वीरप्पन का पूरा नाम था मुन्नीस्वामी वीरप्पन गौंडर। वीरप्पन के चाचा सलवई गौंडर एक चंदन तस्कर थे। वीरप्पन के चाचा ने ही उसे बचपन में बंदूक चलाना सिखाया था। वीरप्पन बचपन से ही अपने चाचा के साथ आपराधिक घटनाओं को देखते हुए ही बड़ा हुआ। उस समय के मशहूर हाथीदांत तस्कर मलाई और ममटियन से वीरप्पन बहुत ज्यादा प्रभावित था। वीरप्पन भी 10 साल की उम्र में हाथीदांत की तस्करी में उतर गया। कुछ ही दिनों में उसने अपराध की दुनिया में इतनी महारत हासिल कर ली कि उसका नाम उस समय के बेहतरीन शूटर में होने लगा। वीरप्पन के बारे में एक बात कुख्यात थी कि वो हाथियों के माथों के बीच में गोली मारता था। 18 साल की उम्र में वीरप्पन हाथी तस्करों के गैंग को ज्वाइन कर लेता है और इसी कम उम्र में पहला मर्डर भी करता है। धीरे धीरे जंगल में वीरप्पन की ख्याति और दुश्मनी दोनों बढ़ने लगी। पुराने तस्कर वीरप्पन को जल्द से जल्द अपने रास्ता से हटाना चाहते थे। अब जब भी वीरप्पन कोई डील करता तो इसकी खबर पुलिस ऑफिसर्स को लग जाती थी। पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन उसके कॉम्पिटिटर दे रहे थे। वीरप्पन इसके बाद चुन चुन कर पुलिस की मुखबरी करने वालों को मारना शुरू कर देता है। वीरप्पन का आतंक अब जंगल के साथ साथ आसपास के गांव में भी फैलने लगा। इस दौरान वीरप्पन ने अपने गैंग में 100 से अधिक लोगों को जोड़ लिए। उसकी धमक अब कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगल में भी फैल गई थी। हाथीदांत की तस्करी से वीरप्पन ने खूब पैसे कमाए, लेकिन इस कमाई के लिए उसने करीब 2000 से ज्यादा हाथियों को मार डाला, जिसके कारण जंगलों में हाथियों की संख्या कम हो गई थी। हाथियों की घटती जनसंख्या तमिलनाडु और कर्नाटक गवर्नमेंट के लिए सिरदर्द बन गई थी। सरकार ने फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ऑफिसरों की गश्ती बढ़ा दी और हाथी के दांत से बनी प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। इन सभी कारणों से वीरप्पन का बिजनेस ठप पड़ने लगा और अब वह हाथी दांत की तस्करी छोड़कर चंदन की तस्करी में लग गया। वीरप्पन चंदन की लकड़ियों की तस्करी धड़ल्ले से कर रहा था। वीरप्पन को रोकने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार ऑपरेशन कुकुन शुरू करती है। 90 की दशक में चंदन की लकड़ियों की तस्करी रोकने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट जंगलों में पेट्रोलिंग बढ़ा देती है। उस वक्त इन पेट्रोलिंग दस्ते को लीड कर रहे थे डायनामिक फॉरेस्ट ऑफिसर गोपाल कृष्णन। अपनी फिटनेस के कारण लोग उन्हें रैम्बो कहकर बुलाते थे। 9 अप्रैल 1993 को तमिलनाडु के एक गांव कुलातपुर में पोस्टर लगा मिलता है। यह पोस्टर और कोई नहीं बल्कि चंदन तस्कर वीरप्पन की ओर से जारी किया गया था। इस पोस्टर में गोपाल कृष्णन को चुनौती दी गई थी, अगर उसमें दम है तो वह वीरप्पन को आकर पकड़ के दिखाए। यह पोस्टर देखकर गोपाल कृष्णन आग बबूला हो जाते हैं और वीरप्पन को पकड़ने का निर्णय करते हैं। गोपाल कृष्णन अपने पूरे दस्ते के साथ वीरप्पन को पकड़ने निकल जाते हैं। वीरप्पन को भी खबर मिल जाती है कि गोपाल कृष्णन उसे अरेस्ट करने आ रहा है। खतरा भांपते हुए वीरप्पन भी अलर्ट हो जाता है। जैसे ही पेट्रोलिंग पुलिस का दस्ता एक निर्धारित स्थान पर पहुंचती है, वीरप्पन के गैंग के लोग बारूदी सुरंग से ब्लास्ट करते हैं और पूरा पेट्रोलिंग दस्ता को उड़ा देते हैं। इस घटना के बाद वीरप्पन अखबार की सुर्खियों में छा जाता है। अब सरकार को एक ऐसे ऑफिसर की तलाश थी जो अपने काम में माहिर हो और साथ ही ईमानदार भी हो।
ऐसा ही एक आईएफएस ऑफिसर थे पी श्रीनिवास, जिन्हें कर्नाटक गवर्नमेंट साल 1983 में प्रमोट करके डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद पर नियुक्त करके चामराजनगर में तैनात कर देती। इस पूरे एरिया में वीरप्पन का कब्जा था। पी श्रीनिवास वीरप्पन को पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में अपना लोकल नेटवर्क स्टैब्लिश करना शुरू कर देते। 3 साल की कड़ी मेहनत और प्रयासों के बाद पी श्रीनिवास 1986 में वीरप्पन को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। पूछताछ के लिए वीरप्पन को फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में लाया जाता है। यहाँ पर कई दिनों तक कस्टडी में रखकर वीरप्पन से कठोर पूछताछ की जाती है। वीरप्पन ने कठोर पूछताछ में अपने कुख्यात गिरोह के कुछ प्रमुख ठिकानों और तस्करी किए गए चंदन की लकड़ियों के बारे में बताता है। जानकारी के आधार पर श्रीनिवास अकेले ही कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल में उसके कई ठिकानों पर छापा मारते हैं और बड़ी मात्रा में चोरी की गई चंदन की लकड़ियों को जब्त कर लेते हैं। पर एक दिन वीरप्पन श्रीनिवास की अनुपस्थिति में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से फरार होने में सफल हो जाता है। सुरक्षा अधिकारियों की ओर से चूक होने के बावजूद भी श्रीनिवास पूरे फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। पी श्रीनिवास वीरप्पन के भाग जाने से बहुत परेशान थे। वे फिर से एक बार वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। इस बार उनके प्लान में था वीरप्पन का गांव गोपीनाथम। पी श्रीनिवास वीरप्पन को पकड़ने के लिए गांव के लोगों में अपनी पहचान बनानी शुरू कर देते हैं। पहले भी पुलिस गोपीनाथन गांव में वीरप्पन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला चुकी थी। पहले जहां पुलिस वीरप्पन के बारे में जानने के लिए गांव के लोगों को मारती थी, जेल में बंद करके इलेक्ट्रिक शॉक देती थी, वहीं दूसरी तरफ श्रीनिवास गांव के लोगों का विश्वास जीतने के लिए गांव में सड़कें, पीने के लिए नल, मंदिर और घर बनवा रहे थे। इस दौरान श्रीनिवास गांव के कई लोगों को नौकरियां भी दिलाते हैं। इसमें वीरप्पन की बहन मारी भी शामिल थी। इस तरह श्रीनिवास गोपीनाथन गांव में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। श्रीनिवास कुछ ही दिनों में गोपीनाथन गांव में अपना एक लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क स्टैब्लिश कर लेते हैं। इस तरह श्रीनिवास को वीरप्पन की सारी एक्टिविटीज और मूवमेंट की खबर मिलनी शुरू हो जाती है और वे वीरप्पन को अरेस्ट करने की प्लानिंग करने लगते हैं। परंतु एक दिन वीरप्पन के लोगों ने गांव के कुछ इन्फॉर्मर्स को श्रीनिवास के साथ जीप में देख लेते हैं। जब वीरप्पन को यह बात पता चली तो उसने सभी इन्फॉर्मर को बेरहमी से मार दिया और उनके कटे सिर को पूरे गांव में घुमाया। यह सब देखकर पूरे गांव वालों के मन में वीरप्पन का डर बैठ गया। इस घटना के बाद वीरप्पन से रिलेटेड कोई भी खबर अब श्रीनिवास को मिलना बंद हो गया। पी श्रीनिवास की कार्रवाइयों से वीरप्पन बहुत गुस्से में था। वह श्रीनिवास से बदला लेना चाहता था। 9 नवंबर 1991 की सुबह श्रीनिवास को एक वायरलेस मैसेज मिला कि वीरप्पन इस शर्त पर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है कि श्रीनिवास उसे व्यक्तिगत रूप से निहत्थे और बिना किसी सुरक्षा कर्मी के उसे अरेस्ट करने आए। जुलाई 1991 में श्रीनिवास का एसटीएफ का कार्यकाल समाप्त हो गया। एसटीएफ में उनका कार्यकाल समाप्त होने के कारण एसटीएफ ने उनको मदद देने से मना कर दिया। श्रीनिवास अगली सुबह अकेले ही और निहत्थे वीरप्पन को पकड़ने निकल जाते हैं। हालांकि यह सब वीरप्पन की चाल थी। जब श्रीनिवास 6 किलोमीटर चौड़ी खाड़ी पार कर रहे थे तभी वीरप्पन के आदमी उन्हें गोली मार देते हैं। श्रीनिवास की हत्या करने के बाद भी वीरप्पन का दिल नहीं भरा और उसने श्रीनिवास का सिर काटा और घर ले गया। वीरप्पन के गैंग ने श्रीनिवास के कटे सिर से फुटबॉल भी खेली। 26 जनवरी 1992 को पी श्रीनिवास को मरणोपरांत वीरता के लिए दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। साल 2000 में दक्षिण भारत के मशहूर कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार का भी पाला वीरप्पन से पड़ा। वीरप्पन ने राजकुमार का अपहरण कर लिया और उन्हें 108 दिनों तक अपने पास रखा। इस दौरान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकारों को घुटने पर ला दिया और अपनी कई शर्तें मनवाई। फिरौती के तौर पर 20 करोड़ रुपए भी वसूले। कन्नड़ अभिनेता राजकुमार की किडनैपिंग के 2 साल बाद 25 अगस्त 2002 को वीरप्पन ने कर्नाटक के फॉर्मर मिनिस्टर एच नगप्पा को उनके गांव से किडनैप कर लिया। नगप्पा 1996 से 1999 तक कर्नाटक के एग्रीकल्चर मार्केटिंग मिनिस्टर रह चुके थे। नगप्पा की किडनैपिंग ने सरकार और पुलिस की एक बार फिर नींद खराब कर दी।
इस बार सरकार बीरप्पन से नेगोशिएट करने के बजाय बीरप्पन के अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई करने का ऑर्डर देती है, लेकिन एसटीएफ की प्लानिंग पूरी तरह फेल रहती है। एसटीएफ ना नगप्पा को छुड़ा पाती है, ना ही बीरप्पन को गिरफ्तार कर पाती है। एसटीएफ की इस कार्रवाई से बीरप्पन बहुत गुस्सा हो गया था और जब उसे लगा कि सरकार उससे नेगोशिएट करने के मूड में नहीं है तो उसने नगप्पा को मारकर जंगल में फेंक दिया। इस घटने ने पूरे दक्षिण भारत को हिला दिया और लोगों के मन में सरकार के प्रति जबरदस्त गुस्सा भर दिया। इस घटना के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार ने बीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 5 करोड़ की राशि इनाम में देने की घोषणा कर दी है। 2003 में जयललिता बीरप्पन को पकड़ने के लिए आईपीएस के विजय कुमार नाम के ऑफिसर को एसटीएफ का चीफ बनाती है। के विजय कुमार ने बीरप्पन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी टीम में आईपीएस एनके सेंथामराई कनन को शामिल किया। कनन 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। ऑफिसर के विजय कुमार और कनन मिलकर ऑपरेशन कुकुन प्लान करते हैं बीरप्पन को खत्म करने के लिए। इसके बाद के विजय कुमार छोटी छोटी यूनिट बनाते हैं और सभी टीम मिलकर बीरप्पन के बारे में हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देती है। विजय कुमार बीरप्पन से रिलेटेड सभी वीडियोस को बहुत माइन्यूटली स्टडी करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो देखकर वे चौंक जाते हैं। इस वीडियो में वे देखते हैं कि बीरप्पन एक किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर आंखों की कम रोशनी के कारण उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। विजय कुमार ने अपने इन्फॉर्मर से पता करवाया तो उसे पता चला कि बीरप्पन को मोतियाबिंद की बीमारी है। अब आईपीएस विजय कुमार और कनन मिलकर यह सोचने लगते हैं कि कैसे बीरप्पन को जंगल से बाहर लाया जाए। बीरप्पन को जंगल से बाहर लाने के लिए उन्होंने प्लान बनाई कि बीरप्पन को आंखों के इलाज के लिए उसे जंगल से बाहर लाया जाए। इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए आईपीएस कनन बीरप्पन के लोगों को एसटीएफ के साथ जोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। आखिर बहुत प्रयास के बाद बीरप्पन के 2 लोगों को पुलिस इन्फॉर्मर बनाने में वे सफल हो जाते हैं। इनमें से एक इन्फॉर्मर बीरप्पन के साथ जंगल में रहकर काम करता था तो दूसरा बीरप्पन का बाहर का बिजनेस संभालता था। पहला इन्फॉर्मर जंगल से इंफॉर्मेशन लाता और दूसरे इन्फॉर्मर के साथ साझा करता था। दूसरा इन्फॉर्मर यही इंफॉर्मेशन आईपीएस कनन को शेयर करता था। इस तरह एसटीएफ को अब बीरप्पन से जुड़ी लगभग हर इंफॉर्मेशन मिलने लगी थी। प्लान के मुताबिक अब एक अंडरकवर लेडी कांस्टेबल रामिया के घर बीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी और उनकी बेटी को रखा गया। धीरे धीरे रामिया बीरप्पन की पत्नी का विश्वास जीत लेती हैं और उसे कन्विंस करती हैं कि वो एसटीएफ से बचते हुए अपने पति बीरप्पन के आंखों का इलाज करवा सकती हैं। मुथुलक्ष्मी यह इंफॉर्मेशन बीरप्पन तक पहुंचा देती है। 16 अक्टूबर 2004 को चाय की दुकान पर दूसरा इन्फॉर्मर पहुंचता है। वहां साइड में आईपीएस कनन अपनी जीप में बैठे हुए थे। कुछ देरी में फर्स्ट इन्फॉर्मर वहां पहुंच जाता है और सेकंड इन्फॉर्मर को बताता है कि बीरप्पन 18 अक्टूबर को अपनी आंखों का ऑपरेशन के लिए जंगल से बाहर आने वाला है और वह सेलम के हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। इसके बाद सेकंड इन्फॉर्मर सारी इन्फॉर्मेशन साइड में वेट कर रहे आईपीएस कनन को फॉरवर्ड कर देता है। आईपीएस विजय कुमार और उनकी टीम के लिए यह बेस्ट चांस था क्योंकि बीरप्पन को जंगल में पकड़ना तो लगभग नामुमकिन था। प्लान के मुताबिक बीरप्पन को हॉस्पिटल तक लाने के लिए एम्बुलेंस का यूज किया जाना था ताकि बीरप्पन को सब कुछ नॉर्मल लगे। बीरप्पन को एम्बुलेंस तक लाने का काम फर्स्ट इन्फॉर्मर को दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कुकुन। इस एम्बुलेंस का ड्राइवर और हेल्पर भी एसटीएफ के कमांडोज ही थे। बीरप्पन जंगल से बाहर निकलने से पहले अपने लंबी मूंछों को कटवा लेता है। 18 अक्टूबर 2004 को बीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ एम्बुलेंस में बैठ जाता है। इधर बीरप्पन को पकड़ने के लिए एसटीएफ के कमांडो लॉरी के आड़ में छुपकर पोजीशन ले लेते हैं। 6 एसटीएफ कमांडो पास के स्कूल की छत पर घात लगाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही एम्बुलेंस निर्धारित जगह पर पहुंचती है, एम्बुलेंस का ड्राइवर नीली बत्ती जलाता है और फॉग लाइट ऑन करता है, जिसका मतलब था बीरप्पन के साथ उसके साथी भी हैं और सभी के पास हथियार है। जैसे ही एम्बुलेंस एसटीएफ के नजदीक पहुंचती है तो सबसे पहले ट्रक से रास्ता को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसी बीच एम्बुलेंस का ड्राइवर तेज ब्रेक लगाता है ताकि बीरप्पन और उसके साथी को तेज झटका लगे और वे सभी अनबैलेंस होकर गिर जाए।
इसी दौरान ड्राइवर और हेल्पर दोनों एम्बुलेंस का दरवाजा खोलकर दौड़कर भाग जाता है और अपनी टीम के साथ मिल जाता है। एसटीएफ बीरप्पन को सरेंडर करने के लिए अनाउंसमेंट करती है, पर बीरप्पन और उसके साथी एसटीएफ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एसटीएफ भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सिर्फ 20 मिनटों के अंदर एम्बुलेंस पर 338 राउंड फायरिंग करती है। इस अंधाधुंध फायरिंग में बीरप्पन और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। इस खबर के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार राहत की सांस लेती है। बीरप्पन के गांव के लोग पटाखा जलाकर जश्न मनाते हैं। बीरप्पन को पकड़ने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार को 220 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा। इतना खर्च करने के बावजूद भी एसटीएफ बीरप्पन को जिंदा नहीं पकड़ पाई। बीरप्पन की मौत पर गार्डियन अपनी अखबार में लिखता है, डेथ ऑफ ए डेमन। यह थी असली पुष्पा की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।